गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसे अजीत कुमार गुप्ता है, तो हम लोग आज तीसरी वीडियो जो अपने रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, तो हमारे हिंदी मीडियम बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, उसे डिस्कस। ठीक है, तो पिछले दो वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया है कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, अभिक्रिया के अंग क्या है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, और अभिक्रिया को दर्शाते कैसे हैं, मतलब समीकरण की हेल्प से किस तरह से हम अभिक्रिया को दिखा। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोग लास्ट वीडियोस तक अभिक्रिया के समीकरण के लिखने के बहुत सारे तरीके से देख चुके हैं, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, किन बातों के लिए स्पेशल तरह का संकेत यूज कर रहे हैं। जो विद्यार्थी आज पहली बार अब इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के दो वीडियोस को देख लें ताकि बेसिक आपको क्लियर हो सके। और उससे आगे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में आज हम देखेंगे कि समीकरण जो लास्ट क्लास सीखे थे हम लोग, तो समीकरण के प्रकार है ना, समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण हमें कितने प्रकार के मिले। तो रासायनिक समीकरण के बारे में कहा जाता है कि समीकरण दो रूप से दिया जाता है, संतुलित और एक हो सकता है असंतुलित। ठीक है ना, समीकरण कितने तरह का हो सकता है, एक संतुलित समीकरण और एक समीकरण आपको मिल सकता है असंतुलित। अब बोलोगे संतुलित समीकरण है क्या है, तो संतुलित समीकरण, संतुलन वर्ड का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, बैलेंस, सब तरह से एकदम बराबर। ठीक है, और असंतुलन का मतलब बराबर नहीं होना। ठीक है, तो संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिस समीकरण के तीर के निशान हमने यूज किया है समीकरण के बीच में दो भाग को दिखाने के लिए। एक अंक हमने दिखाया अभिकारक को और दूसरा अंक दिखाया प्रतिफल। तो कह रहे हैं कि संतुलित समीकरण वह तरीका है या वह समीकरण है जिसमें तीर के निशान के दोनों साइड, दोनों भाग में आपको हर परमाणु बराबर मिले। ठीक है, संतुलित समीकरण को अगर आप अपने परिभाषा में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के बाएं ओर और तीर के दाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे बोला जाता है संतुलित। ठीक है, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण मतलब कि तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहेगी, उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब कहो कि ये दोनों बातों को थोड़ा सा दिखाइए सर, ताकि हमारा माइंड क्लियर हो सके कि ये दोनों चीजें आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने एक समीकरण देखा Zn प्लस CuSO4 और उसको लिख रहे हैं ZnSO4 प्लस C। ठीक है, एक समीकरण को दिखा दिया, एक अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया जिसे लिखिए। अब हम चेक करेंगे संतुलित है कि नहीं। ठीक है, तो संतुलित और असंतुलित के लिए कर रहे हैं क्या कि हमारे पास जितने भिन्न प्रकार के परमाणु हैं उन्हें लिख ले। तो जिंक, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, इतने तरह के परमाणु थे, हमने लिख दिया। ठीक है, परमाणु हमारे पास एक जिंक का था, एक कॉपर का था, सल्फर, ऑक्सीजन है, चार तरह के भिन्न परमाणु हैं, तो उसको टेबल पर लिखिए। देख रहे हैं कि बाईं ओर और दाएं ओर, बायां और दायां साइड में हमें परमाणुओं की संख्या क्या है। तो बाएं साइड में जिंक के एक परमाणु दिख रहा है, तो हम लिख दिए एक जिंक, और दाहिने साइड में भी जिंक एक जगह दिख रहा है, तो हम लिख दिए। ठीक है, बाएं साइड में कॉपर हमें एक दिख रहा है, तो एक कॉपर, और दाएं साइड में भी एक कॉपर, तो एक। बाएं साइड में सल्फर हमें एक दिख रहा है, तो हम एक सल्फर, और दाएं साइड में भी सल्फर एक दिख रहा है, तो एक। बाएं साइड में ऑक्सीजन 4 दिख रहे हैं और दाएं साइड में
ये ऑक्सीजन 4 दिख रहे हैं, हमने लिखे। अब थोड़ा सा चेक करें, क्या जिंक दोनों ओर बराबर है? तो भाई 1 और 1 हाँ भाई बराबर है, तो ये जिंक संतुलित है। अगर दोनों ओर हिस्से में बराबर है तो जिंक संतुलित है। कॉपर बराबर है तो कॉपर बराबर है, तो कॉपर संतुलित है। सल्फर बराबर है कि नहीं? तो सल्फर दोनों ओर बराबर है, सल्फर संतुलित है। और ऑक्सीजन दोनों ओर बराबर है कि नहीं? तो ऑक्सीजन बराबर है, तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन संतुलित है। तो अगर कभी ऐसी समीकरण में स्थिति दिखती है जहां पर समीकरण में मौजूद हर परमाणु दोनों ओर बराबर है, तो इसे कहेंगे कि ये हमारा संतुलित समीकरण है। ठीक है ना? तो संतुलित समीकरण के लिए जो हमने परिभाषा लिखा था, तो उसके नीचे इस एग्जांपल को लिख सकते हैं। ठीक है? तो संतुलित समीकरण को अगर आप लोग कोई फिर से परिभाषित करके लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि वैसा समीकरण जिसमें मौजूद हर परमाणु अभिक्रिया के बाईं ओर और अभिक्रिया के दाईं ओर, मतलब कि अभिकारक के साइड में, अभिकारक के पक्ष में, ठीक है, और प्रतिफल के पक्ष में बराबर संख्या में मौजूद हो, तो उसे कहा जाता है कि संतुलित समीकरण। ठीक है? हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कहीं भी 1% का इसमें डाउट हो। ठीक है? अब दूसरी बात कि असंतुलित समीकरण क्या है, तो हम इसे मिटाते हैं। जिन्हें नोट करना हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं आप। अब दूसरा देख रहे हैं असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण क्या है तो उसे देखें। ठीक है? तो असंतुलित समीकरण को हम देखने जाएंगे। Fe प्लस H2O और ये गया Fe2O3 प्लस H2। ठीक है ना? अभिक्रिया के समीकरण के मदद से अभिक्रिया को दर्शाए हैं और हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। तो अभिक्रिया को देखें, हमें क्या करना है, एक तालिका बनाना है जिसमें परमाणु बाईं ओर कितना है, दायां साइड कितना है, हमें इसे लिखना है। क्या है परमाणु मौजूद? तो एक है आयरन Fe, दूसरा है हाइड्रोजन जिसके लिए H, तीसरा है ऑक्सीजन। इसके अलावा किसी और तरह के भिन्न परमाणु मौजूद नहीं है। आयरन को देखें तो इस साइड हमें आयरन के एक परमाणु दिख रहे हैं और इस साइड आयरन के हमें 2। हाइड्रोजन को देखें तो इस साइड हमें दिख रहा है 2 हाइड्रोजन और उस साइड में हमें दिख रहा है 2। ठीक है? ऑक्सीजन को देखें तो इस साइड ऑक्सीजन 1 है और उस साइड ऑक्सीजन 3। अब संतुलन है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, इस बात को चेक। परमाणु अगर हम आयरन पर गए तो देख रहे हैं कि एक साइड 1 और एक साइड 2, तो क्या 1 और 2 बराबर है? तो हम लोग को लगता है कि अपने नॉलेज में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जी नहीं, ये बराबर नहीं है, मतलब कि आयरन संतुलित नहीं। ठीक है? ध्यान रखिए ये बात जो हम बात कर रहे हैं। अगर किसी समीकरण में कोई एक भी परमाणु संतुलित अगर ना रहे तो उस समीकरण को ही बोल सकते हैं असंतुलित। ठीक है? कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो असंतुलित समीकरण का आप अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वैसे रासायनिक समीकरण जहां कोई कम से कम एक परमाणु, इससे हमारी डेफिनेशन पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जहां कम से कम एक परमाणु तीर के निशान के बाएं और दाएं असमान रूप में, ठीक है, तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है? असमान रूप मतलब दोनों तरफ बराबर ना हो तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर उदाहरण देना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है? अब है कि ये दोनों का विषय विश्लेषण क्यों कर रहे हैं, तो समझें। कभी भी किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए, जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं
या फिर शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए अगर कोई अर्थपूर्ण समीकरण है जिस समीकरण का प्रयोग वो अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने एनालिसिस के लिए, अपने प्रयोग के लिए करने जाने वाले हैं, तो वह केवल और केवल संतुलित समीकरण हो। मतलब अगर आपको बोले कि कौन से प्रकार का समीकरण आपको लिखना है, ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है किस प्रकार के समीकरण को आपको लिखना है या किस प्रकार के समीकरण के द्वारा अभिक्रिया को दर्शाना है, तो उसके लिए केवल एक ही जवाब है, वो है संतुलित समीकरण। ठीक है, तो आपको कभी भी रासायनिक समीकरण दिखाना है तो वह केवल और केवल संतुलित समीकरण के रूप में दिखाया जाए। ठीक है, अगर आप संतुलित समीकरण नहीं करते तो वह अर्थहीन समीकरण है, मतलब उसका किसी भी तरह से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब हम अपने माइंड में समझे कि संतुलित समीकरण हमारे लिए काम की समीकरण है और असंतुलित समीकरण हमारे लिए हुआ बेकार। ठीक है, तो जब भी साइंस के हम स्टूडेंट हैं, जब भी बात करेंगे कि समीकरण लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे? संतुलित रूप। अब कहोगे कि सब समीकरण तो हर समय संतुलित में नहीं लिखा जाता, तो क्या करना है? तो अगर कोई समीकरण संतुलित रूप में नहीं लिखा हुआ है, असंतुलित है, लेकिन अगर हम उसके प्रयोग के लिए या अपने अध्ययन के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं तो पहले उस असंतुलित समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है ना? अगर हम प्रयोग में लाना चाहते हैं तो उस असंतुलित समीकरण को पहले संतुलित करना पड़ेगा। तो आज हम पहले यही चीज सीखेंगे कि किस प्रकार से या किस तरह से हम मदद लेकर के असंतुलित समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। मतलब आज हम देखेंगे असंतुलित समीकरण का संतुलन करना देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है ना? असंतुलित समीकरण का संतुलन आज हम क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विषय वस्तु है जो हमें ध्यान रखना है, तो उसे देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण की मदद से ही हम इसे सीख पाएंगे कि किस तरह से हम किसी असंतुलित अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित की जाएगी। आज हम इसकी मदद से सीखेंगे। ठीक है, चलो सीखने के लिए कुछ बातें जो हम अपने दिमाग में रख ले, तो वो क्या है? जब भी आपको किसी भी असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित करना, असंतुलित इसलिए बोलते हैं देखते ही हमको पता चलेगा कि आयरन इस तरफ 1 है और इस तरफ 3 है, तो ये तो संतुलित हो गया। ठीक है, और अगर आपको ये बात नहीं पता चलता है तो आप तालिका बना सकते हो कि परमाणु, ठीक है, बायां साइड, दायां साइड परमाणु में है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, बाईं ओर 1, दाईं ओर 3, हाइड्रोजन बाईं ओर 2, दाईं ओर 2, ऑक्सीजन 1 और 4। तो हम देखें ये दोनों बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये है असंतुलित। ठीक है ना? ये जो समीकरण दिया गया है वो है असंतुलित, और इसी को हम संतुलित करना सीखें। ठीक, अब संतुलित करना सीखने के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग चीजों को लिखा गया है। हम स्टेप बाय स्टेप करके अपने हिसाब से सीखें। क्या सीखना है तो समझो। अगर किसी समीकरण में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया जाए तो जब भी तालिका बनाए तो हाइड्रोजन को सबसे नीचे रखें। ये हमारी ओर से बताया जाए। ठीक है, बहुत अलग अलग बुक में इस बात को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है कि ये नियम है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को सबसे नीचे में रखेगा तो आपको एक सुविधा मिलेगी कि जल्दी से आप उसे बना सकते। तो ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी समीकरण को जो असंतुलित है
उसे संतुलित करने जाए तो हाइड्रोजन को तालिका में सबसे नीचे रखें, और अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर ऑक्सीजन को रखा है। ठीक है, मतलब इस तरह से तालिका ना बनाए, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ऊपर रखा है, ऑक्सीजन को नीचे, इस तरह से नहीं। यहाँ पर सारे परमाणुओं में तय कर लीजिए कि अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन आ जाएगा सबसे नीचे और ऑक्सीजन जस्ट उसके ऊपर। तो देखिए तालिका हमारा किस तरह से बदल जाएगा, तो देख लेते हैं। तालिका हमारा रहा परमाणु बाईं ओर, दाएं ओर परमाणु में है आयरन और फिर बचा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो क्या करना है, हाइड्रोजन को तो सबसे अंतिम है, तो यहाँ पर पहले रख देना है ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात देखिए, तो आयरन कितना है, एक, उस साइड 3, ऑक्सीजन 1, उस साइड 4, और हाइड्रोजन 2 और उस साइड 2। ठीक है, अब नियम को समझा जाए हम किस तरह से बैलेंस या किस तरह से संतुलित करें। ठीक है, कहता है कि अपने तालिका में ऊपर से आप चेक करिए कि कहां पर असंतुलन है। तो अब चेक किए तो हमारा पहला में 1 और 3, तो यहाँ पर पहले में ही असंतुलन है। ठीक है, तो जहां पर असंतुलन मिले, पहला स्टेप हम समझा रहे हैं आपको, जहां पर तालिका में पहला असंतुलन मिले वहां पर रुक जाइए, मतलब हम यहाँ पर रुक गए। ठीक है, अब यहाँ पर रुक गए तो कहिए कि यहाँ पर जो आपको 2 नंबर दिखाया गया उस 2 नंबर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2 नंबर का एलसीएम लीजिए तो 1 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक लसा। ठीक है, तो आप 1 और 3 का लसा लीजिएगा तो क्या आया, 3। अब ये 3 नंबर लसा क्यों है तो समझा। जो आपका लसा है आपको क्या करना है कि इस दोनों नंबर में कोई इंटीजर या कोई नंबर मल्टीप्लाई करके, गुना करके इतना बनाना है। ठीक है, कोई भी एक संख्या मल्टीप्लाई करके आपको लसा बना देना है। तो देखो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना, और 3 को 3 बनाने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो पहले देखिए हमें चेक करना है कहां पर असंतुलन है। असंतुलन जैसे ही पता चला तो जो नंबर था उसका लसा लिख दे, तो उतना हमें बनाना है, और गुना से, गुना की मदद से। तो 1 को 3 बनाना था तो इसका मतलब यहाँ पर 3 से गुना। तो देखो क्या किए हैं, बाएं साइड में जहां पर भी ये परमाणु मिला है उसमें 3 से गुना किया। अब जैसे हमने इसको बराबर कर दिया तो करना क्या है कि इस स्टेप के बाद जो हम सुधार किए हैं, सुधार किया हुआ समीकरण अब लिखना है। तो हमारा सुधार किया हुआ समीकरण कैसा है, बाईं ओर में जहां पर ये आयरन का 1 परमाणु था वहां पर 3 से गुना कर दीजिए, वो सुधार हुआ। तो हम करते हैं इसमें 3 से गुना, बाकी सब कुछ जैसे है तैसे, क्योंकि बाकी पर हमने कुछ सुधार नहीं किया, एक करके सुधार होगा और एक सुधार हमें मिला तो हम ये 3 से गुना तो 3Fe प्लस H2O और अब आया Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, समीकरण अब बदल चुका है। अब समीकरण ये नहीं है, अब समीकरण हमारे पास ये। जब हम सुधार कर दें तो फिर से तालिका बनाएं और चेक करें कि संतुलित हुआ कि नहीं। तो तालिका बनाते हैं और याद रहे अब तालिका में हमारे पास आजादी खत्म हो गया है कि किसको ऊपर और नीचे रखना है। मतलब अब हमें वही क्रम को लेना है जिस क्रम में हमने पहली तालिका बनाया। अदरवाइज आप बार बार क्रम चेंज कर दोगे तो खुद ही गड़बड़ कर दोगे। एकदम क्रम में वही रखना है जिस क्रम में हमने पहली तालिका बनाई। तो क्रम में क्या था, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आयरन कितना अब रहा, तो समीकरण, नया समीकरण में देखिए बाईं ओर 3, दाहिनी ओर 3। ठीक है,
और उस साइड 4 हाइड्रोजन देंगे तो इस साइड 2 और उस साइड में है 2। काम क्या है दोस्त अगला? तो अगला काम है कि चेक करना ऊपर से आते हुए कि कहां पर असंतुलन है। तो Fe भाई 3 और 3 संतुलन है, इसमें कोई चेक करने की डाउट नहीं है, ये संतुलित, कोई दिक्कत? दूसरा ऑक्सीजन पूछे 1 और 4 तो ये असंतुलित है, मतलब ये से संतुलित करना है। तो काम क्या था? जैसे भी अंतर दिखे तो दोनों नंबर का आपको लसर लिख देना है उसके सामने। तो बताइए तो 1 और 4 का लसर क्या हो जाएगा? 4। पर अब उसको 4 बनाना है, जो भी लसर आएगा वही नंबर हमें बनाना है। तो बताइए 1 को 4 कैसे बनाया जा सकता है? 4 से गुना कर, 4 को 4 बनाने में कोई समस्या नहीं है, 1 से गुना कर दो या फिर बोल दो कि उसमें कुछ परिवर्तन ना करें तब। तो हमने जो भी करेक्शन किया, जो बदलाव किया, कहां पर किया है कि बाएं साइड में ऑक्सीजन जहां पर मौजूद है उस वाले ग्रुप के साथ 4 मल्टीप्लाई। तो बाएं साइड में ऑक्सीजन कहां मौजूद था? वाटर, मतलब अब करेक्शन हमने इस वाले ग्रुप के साथ 4 मल्टीप्लाई किया। तो हमें जब भी हम कुछ भी करेक्शन करें केवल एक बार में केवल एक ही चीज को संतुलित होगा। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब समीकरण को फिर से बदल करके लिख दे। तो समीकरण बदल करके लिख रहे हैं 3Fe जैसा था वैसा ही लिख दे, 3Fe 3Fe। H2O में हम तो 4 मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 4H2O, और दाएं साइड तो कुछ किया नहीं है, दाएं साइड जैसा है वैसा लिख दिए और प्लस H2। ठीक है, हमारा समीकरण धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम नीचे मिटाएंगे भी तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब सुधरा हुआ समीकरण आ गया। तो काम क्या है? तो हमें फिर से तालिका बना करके चेक करना कि हमारा यह समीकरण अभी भी संतुलित है कि असंतुलित। उसी क्रम में रखेंगे जिस क्रम में हमने पहली तालिका बनाई। ठीक है, देख लेते हैं। Fe बाईं ओर 3, दाहिनी ओर भी 3। ऑक्सीजन बाईं ओर है 4 गुने 1 4 और दाईं ओर भी 4। ठीक है, हाइड्रोजन तो बाईं ओर है 4 और दाहिनी ओर है 4 और 2 4 गुनी 8 और दाईं ओर है अपना 2। ठीक है, तालिका कंप्लीट। अब क्या काम कि हमें चेक करना है कि ये संतुलित हुआ कि नहीं। तो ऊपर से चेक करेंगे। आयरन 3 और 3 संतुलित, दोनों बराबर। ऑक्सीजन 4 और 4 संतुलित, दोनों बराबर। हाइड्रोजन दोनों में अंतर, तो क्या करना है? लसर लिखना है। 8 और 2 का लसर कितना होगा? 8 और 2 का लसर कितना होगा? 8, मतलब 8 बनाना है। तो बताइए 8 को 8 बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तब 2 अपना 8 बन जाए। तो हमने जो सुधार किया उस सुधार के साथ समीकरण को लिखते हैं। दाहिने ओर में जहां पर हाइड्रोजन मौजूद था उसमें 4 मल्टीप्लाई किए। दाहिना ओर में हाइड्रोजन जहां मौजूद है उसमें 4 मल्टीप्लाई करके सुधार करते हैं। तो लिख लेते हैं। अब बाकी जैसा आ रहा है 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, हम सुधार के साथ जहां पर सुधार हम लोगों ने किया है वहां पर लिख दिया। अब क्या करना है? तालिका बनाइए, चेक कीजिए कि अभी भी संतुलन के लिए बाकी है कि संतुलित हो गया। तो देख ले FeOH। Fe कितना है इस साइड? इस साइड है 3 और उस साइड भी 3। ऑक्सीजन कितना है? तो लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में भी 4। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और राइट साइड में भी 8। चेक कर लो संतुलन या न संतुलन। पहला, दोनों तरफ बराबर संतुलित, दोनों तरफ बराबर संतुलित, दोनों तरफ बराबर संतुलित।
संतुलित, तो इसका मतलब कि ये समीकरण ही संतुलित हो गया। और यही तरीका है आप किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते। ठीक है, तो आप लोग आपकी बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उससे संतुलित करिए। नहीं तो हम अपने अगले वीडियोस में हम लोग बकायदा अलग अलग मेथड से बहुत सारे समीकरणों को संतुलित करना देखेंगे। थैंक यू।